साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जल संसाधन विभाग अंतर्गत जो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो कर्मी हैं, कमांड कर्मी, उसमें मैं भी आता हूं। उनकी जो समस्या है, वर्तमान में जो समस्या है और जो स्थिति है, उस पर मैं थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था। उसी कड़ी में जो हम लोगों का अभी वर्तमान में जो मुख्य मांग है, और पिछले लगभग 3-4 साल से ये पत्र के माध्यम से संगठन के स्तर से जो प्रमुख मांग रहा है कि हम लोगों का समायोजन जो है वो जल संसाधन विभाग में किया जाए। अब ये समायोजन शब्द जो है सो इसके कई अर्थ निकलते हैं लोगों को इसको समझने के लिए। अब हम समायोजन क्यों कह रहे हैं कि हमारा समायोजन जल संसाधन विभाग में किया जाए। पहले भी मैं बताया हूँ कि एक्ट में भी ये प्रोविज़न था, जो कानून बना था इस संस्था के लिए, जो सरकार के स्तर से, उसमें भी ये प्रावधान था और उसको जो है सो छेड़छाड़ किया गया उसके साथ, तो उसको तोड़ा मरोड़ा गया। और इसका यहाँ के कर्मचारियों को वाल्मी में जो है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी जल संसाधन विभाग का एक सोसाइटी है, उससे इसको टाई अप कर दिया गया। मतलब प्रशासनिक नियंत्रण वाल्मी को दे दिया गया। और वाल्मी में डायरेक्टर होते हैं, निदेशक का पद है, वो बैठते हैं और उनके नियंत्रणाधीन इसको किया गया। अब है ये, यहाँ बात ये है कि वाल्मी का एक सीमित काम है, वो पटना में ही वहाँ पर उनका जो संस्था है वहाँ पे उसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जो भी काम होता है। लेकिन ये कमांड कार्यक्रम के जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य सरकार कह रही है कि पत्रों के माध्यम से कि वो पूरी हो गई है। तो पूरी जब आपकी हो गई है तो अब आपके पास जो ये मैन पावर है, कमांड के जो कर्मचारी हैं, जिनके पास अनुभव है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा समायोजन कीजिए कि आप मुझे वेतनमान दे रहे हैं, सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं हो रहा और हम आपसे प्रोन्नति मांग रहे हैं, और प्रोन्नति तो आपको आज न कल हमको देना ही पड़ेगा। आप देंगे कैसे नहीं, क्योंकि आपने ही लिख करके दिया है पत्रों के माध्यम से, और अपने रेजुलेशन आपने खुद लिया है, सर्कुलर आपने खुद सर्कुलेट किया है कि, और सेवा शर्त जो बनाया है उसमें भी आपने लिखा है, सरकार ने लिखा है कि प्रोन्नति की सुविधा कमांड कर्मियों को दे होगी। तब जब आप प्रोन्नति की सुविधा दे होगी तो आज देर सवेर आपको प्रोन्नति सरकार को देना ही पड़ेगा। तो आप प्रोन्नति भी दे रहे हैं, वेतनमान भी देंगे, दे तो नहीं रहे हैं लेकिन आपको देना पड़ेगा, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। ये आप इसको नकार नहीं सकते हैं, आपको आज ना तो कल प्रोन्नति देना ही पड़ेगा। भले इसमें कुछ प्रक्रियाएं हो, संघर्ष करना पड़ेगा, जो भी होगा। आप चूँकि आपने लिख करके आपने इस प्रावधान को पत्र के माध्यम से उसमें लिखा है, तो आप इसको कैसे नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो भी अभी कर्मी हैं वो शुरू से ही जो बिहार सरकार के अंतर्गत कमांड कार्यालय जो पहले से बना हुआ था, और उस कार्यालय में ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो जब ये काम कर रहे हैं तो इनमें कार्य दक्षता, काम करने का अनुभव पहले से बेहतर हुआ है। ये अब फ्रेशर्स नहीं है, इनके पास काम करने का अनुभव है, संचिकाएं कैसे लिखनी है, नोटशीट कैसे लगाना है, पत्र को कैसे करना है। तो ये सारे जो है सो एक तरह से आपको स्किल्ड ट्रेंड वर्कर इस काम के लिए आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो आप जब इनका इस्तेमाल प्रतिनियुक्त करके जल संसाधन विभाग के कार्यालय में या सचिवालय में कहीं भी आप उनको प्रतिनियुक्त करके जो ले रहे हैं, तो क्यों नहीं उस कार्यालय में ही उनको पूर्ण रूप से जो है सो समायोजित करके और वहीं से उनका वेतन इत्यादि का भुगतान हो, और जो प्रोन्नति मिलती है कर्मियों को, वो प्रोन्नति का लाभ आप समय समय पर उनको दे दीजिए। एसीपी का लाभ है, जिनका जितना वर्ष नौकरी हुआ उनकी सेवा में अगर कोई त्रुटि नहीं रही है, जो भी वो अहर्ता है वो अहर्ता को पूरा करते हैं, उनका कालावधि पूरा है, तो उनको वो प्रोन्नति आप दे दीजिए और प्रोन्नति दे करके वहीं से आप उनसे काम लीजिए, उसी विभाग में उसको समाज। इसमें नुकसान कहाँ हो रहा है सरकार का?
सरकार को इसमें क्या नुकसान हो रहा है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो कमांड के अनुभव प्राप्त करनी है और ये आपको बेहतर करके दे सकते हैं। अभी जहाँ पे भी ये हमारे जो भी साथी जहाँ कार्यरत हैं, तो वहाँ पे पहले से जो नियमित कर्मी हैं वो भी कार्यरत हैं और कमांड के भी कर्मी कार्यरत हैं। तो वर्क एफिशिएंसी, जो काम करने की जो क्षमता है, वो उनसे किसी भी मामले में कम नहीं है। वो लिखना भी जानते हैं, टाइप करना भी जानते हैं, बातों को एक्सप्लेन करना भी जानते हैं, वो अच्छे से लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो फिर इस तरह का एक वो दो तरह की बात क्यों हो रही है? तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, और इसमें आपका कोई वित्तीय बोझ भी तो नहीं बढ़ रहा है कुछ ज़्यादा। आप हमें प्रोन्नति देने के लिए, हमारी सेवा शर्त में प्रोन्नति की बात है, तो आप मुझे, हम लोगों को प्रोन्नति दे दीजिए। एसीपी के ही माध्यम से जो भी हमारा जो डिजर्व करते हैं उनको प्रोन्नति दे दीजिए और समायोजित कर दीजिए। वेतनमान हमें मिल ही रहा है। तो एक होश में ये होगा कि ये जो फालतू का जो आप ऑफिस में, किसी ऑफिस में ज़्यादा कर्मी है, कहीं कम है, कहीं कुछ है, ये जो अनबैलेंस की स्थिति बनी है, वो एक तरह से मतलब एक ढर्रा में आ जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस हैंड मिल जाएगा। आप जो अभी हायर करते हैं, आप जो भी आयोग वगैरह से आपके यहाँ नियुक्ति होती है, आप सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी पर सरकार नियुक्त कर रही हैं, अभी सीधे नियुक्ति करती हैं। बताइए, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी का जो पद है वो प्रमोटिव पद है। अब सचिवालय में सहायक होते थे, उसी का नाम बदल करके आपने कर दिया सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी। तो ठीक है, आप उस पर कीजिए, लेकिन वो कार्यालय में जो है वो निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक और सहायक प्रशासनिक, मतलब वो 2-3 लेवल ऊपर का पद है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई आईएएस कम्पीट करता है और उस आईएएस ऑफिसर्स को सीधे किसी ज़िले का डीएम बना दिया जाए या कहीं का कमिश्नर बना दिया जाए, तो सीधे उनको पहले बगैर ट्रेनिंग के या वो जो अनुमंडल पदाधिकारी का जो जिला में पद होता है उस पर ना रख करके सीधे उनको बना दिया जाए, तो उनमें तो फिर वो काम करने में तो थोड़ा सा, चूँकि वो जो चीज़ सरकार के अंदर जो कामकाज होती है उसकी पढ़ाई तो होती नहीं, वो तो अनुभव से आता है। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि आप ऐसे पद पर सीधे नियुक्ति कर रहे हैं जिनको कि, और वो कर्मी आ रहे हैं, उनको इशू डायरी का भी पता नहीं होता है, और ये दोष है। और उसी पद पर आप जो कार्यरत पहले से हैं, जैसे कि जो प्रमोशन से आए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने का अनुभव है और वो अच्छे से चला पा रहे हैं। तो ये बहुत तरह की जो है सो समस्याएं यहाँ पर है। तो आपको एक अनुभव काम करने वाला कमांड के कर्मचारी, जिनके पास कार्य अनुभव है, कार्य क्षमता है, वैसे कर्मी हैं, और उनका उपयोग आप पूर्ण रूप से आप ले भी रहे हैं, काम करा भी रहे हैं। अगर आप समायोजित कर देते हैं तो आपको अलग से किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो जहाँ से आप वेतन दे रहे हैं वहाँ पे आपका खर्चा बढ़ा हुआ है, आपको उनका वार्षिक ऑडिट कराना पड़ रहा है, वहाँ के कार्यालय में कई तरह के खर्चे हो रहे हैं। तो आप जब, जैसे कि निदेशालय आपका चलता है, उसी तरह से जहाँ जो सर्किल था उस सर्किल में उसको आप टाई अप कर दीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए मुजफ्फरपुर ही सर्किल है, तो उस मुजफ्फरपुर सर्किल को आप मुजफ्फरपुर सिंचाई विभाग के सर्किल से टाई अप कर दीजिए। एक पदाधिकारी से आपका काम चलेगा, एक ही खर्चे में सारी चीज़ें होंगी। आप जो पदाधिकारी को भी जो यहाँ पदस्थापित करते हैं तो उनको 2-2.5 लाख रुपये आप वेतन देते हैं, वो काम कितना करते हैं? वो वेतन ही देते हैं, किसी काम को तो वो सुलझाते नहीं। उन पर आपका व्यय तो बढ़ा। आप हमारे हिस्से का जो अनुदान स्थापना व्यय आता है उसमें से ही तो उनको वो सैलरी दी जाती है। उसी मद से, उसी खर्चे से आप उनको भुगतान करते हैं, प्रोन्नति वगैरह सब कुछ का, उसी अनुदान से। जिस अनुदान से पैसे हम लोगों के लिए आता है, उसी अनुदान के पैसे से आप पदाधिकारी को प्रोन्नति का लाभ, उसका एरियर, फलाना ठिकाना जो भी उनका होता है वो आप देते हैं। तो ये व्यवस्था एक दुरुस्त व्यवस्था बननी चाहिए, जिसमें कि कोई सिर्फ सोच का फ़र्क है। पदाधिकारी अपनी सोच को अगर बदल लें, थोड़ा सा सकारात्मक सोचें। मैं पहले भी कहा था कि जो नीति निर्धारण करने वाले सचिवालय में जो उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं या कमांड निदेशालय में जो ऐसे अफसर बैठे हुए हैं, वो खुल कर के ये प्रपोजल रखें
तो होगा क्या कि इससे सरकार का बहुत चीज़ आसान होगा, अनुभव प्राप्त कर्मी उनको सीधे मिलेंगे, वो खुल के काम भी करेंगे और वर्क स्टेशन पे कोई भी जहाँ काम करता है तो वहाँ उनका मनोबल बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनका मनोबल, उनकी उनकी मानसिक दशा अच्छी है तो वो और बेहतर काम करते हैं। और अभी तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कि कमांड कर्मी अभी सिंचाई विभाग में क्या उपलब्धि कर रहे हैं, किस तरह से सरकार के चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण हैं, कई चीज़ें अच्छी भी हुई है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब हर तरह के लोग, हर तरह के कर्मी होते हैं, उनकी क्षमता, उनके काम करने का तौर तरीका नकारात्मक सा वो हर हर जगह होता है, कमोबेश होगा। लेकिन कम से कम यहाँ के जो भी कर्मी हैं उनको ये पता है कि ऑफिस कैसे चलता है, ऑफिस में कैसे काम होता है। मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी कि कुछ पदाधिकारी पहले कह देते थे कि कमांड में क्या काम होता है। अरे भैया, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि क्या काम होता है? काम अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ करके? आपका निदेशालय क्या कर रहा है बैठ करके? निदेशालय में इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं? इतनी उनको सैलरी किस बात की दी जा रही है? आप इसको ख़त्म कर दीजिए पूर्ण रूप से और समायोजित कर दीजिए कर्मचारी को, बात ख़त्म हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं अभी इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इसकी अगली कड़ी में फिर मैं इन्हीं बातों को लेकर के आऊँगा और ये सब करने का मेरा उद्देश्य है कि आप सबके जहन में, दिमाग में एक एक चीज़ आ जाए कि मुझे क्यों समायोजित करना चाहिए। मेरे समायोजित हमें समायोजित करने से सरकार को कोई जो है सो नुकसान नहीं है, सरकार को बल्कि फ़ायदा ही होगा। अगर आप नुकसान फ़ायदे की ही बात करते हैं तो सरकार को इससे फ़ायदा हो रहा है, होगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। मैं अगले भाग में फिर और डिटेल में लेके चीज़ों को लाऊंगा। धन्यवाद।